हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स, 5 डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े जिनके बेसिस पर हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। इस सेशन में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने देखे, अब ये डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल अगर हम ले तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडली मैंने आपको एक चीज बताई है, एक एग्जांपल दिया है ये बताने के लिए कि इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म तो ऊपर ऊपर से हमें पता है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लास है, बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाय नाउ 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई की जा चुकी है, ठीक है। और इतनी सारी जो स्पीशीज है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, बहुत सारी है, ठीक है। डाइवर्स है लिविंग वर्ल्ड जो है, जिसे हम बोलते हैं कि द वर्ल्ड जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बीइंग है, बायोटिक फैक्टर्स है, वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। सो डाइवर्सिटी इज लार्ज वैरायटी ऑफ एनीथिंग। जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी मतलब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा वैरायटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। यहां पर हम करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, मैंने आपको बोला जब भी बायो आएगा तो बायो इज रिलेटेड टू लाइफ। तो यहां पर लाइफ से हमारा क्या मतलब है, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जिसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, और ह्यूमन बीइंग, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स और लाइफ में आते हैं। तो अभी हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी मीन्स लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लार्ज वैरायटी ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, डाइवर्सिटी। लार्ज वैरायटी ऑफ पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हम बोले तो उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो अगर हम देखें तो डिस्क्राइब नंबर ऑफ स्पीशीज, जो मैंने आपको बोला 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। ऑलरेडी इन ये 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं, ठीक है। नाउ विल सी अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसका क्या मतलब है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, देखिए 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो आइडेंटिफाई हुई है उनको हमने डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने उनको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर किया है, देन हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। सबसे पहले स्पीशीज को रिकॉग्नाइज किया, इसके 4 लिम्स है, या इसके प्रोकैरियोटिक सेल है, या ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये सब के बेसिस पे हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये ऑर्गेनिज्म इस स्पीशीज में आता है, ठीक है, ये इस तरह का स्पीशी है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया, हमने पहचानना शुरू किया कि इस तरह की रेंज के ऑर्गेनिज्म सारे इसमें आते हैं।
उसके बाद हमने नेमिंग दिया, उनको नोमेनक्लेचर किया। तो नोमेनक्लेचर भी दो टाइप का है। पहला नोमेनक्लेचर वो है जो हम कॉमन नेम लेते हैं। सेकंड नोमेनक्लेचर है बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम दिया, वो भी हम समझेंगे आज के लेक्चर में। और लास्ट वन है क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर करने के बाद हमने उनको क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। क्यों क्लासिफाई किया? हमने इसीलिए क्लासिफाई किया ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में आता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी वो साइंस की ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन से कंसर्न्ड है। दैट मीन्स उसमें सारा पार्ट कवर होता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर सब कुछ आता है। ये सब चीजें जो होती है ये सब किसके अंडर में होती है? टेक्सोनॉमी के अंडर में। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी हमने बोल दिया कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ इसमें होता है। ठीक है। अब कुछ टर्म्स इसमें यूज होती हैं बहुत ही कॉमनली, जो यहाँ भी यूज होंगी और आगे भी फर्दर चैप्टर्स में आपको ये टर्म्स बार बार आएंगी, आपके काम भी आएंगी। प्लस आपके बोर्ड एग्जाम्स में और नीट एग्जाम्स में इन टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और हमारा अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो हमें नहीं समझ में आता कि इसका मीनिंग क्या है। सो लेट अस सी दोस इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जब ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई किए थे लाइक सेंचुरी 1 और 1.5 सेंचुरी अगो, जब शुरू किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, तब से अभी तक सबसे पहले क्या होता था या आज भी सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का क्या आता है? कॉमन नेम। कॉमन नेम। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। ठीक है। अब ये ह्यूमन बीइंग हमको पता है, लेकिन यूनिवर्सली इसको कॉमन बनाने के लिए इसका नोमेनक्लेचर हुआ। नोमेनक्लेचर हुआ और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है। ये क्यों दिया? ये साइंटिफिक नेम है इसका। और ये नेमिंग क्यों हुआ? ये नेमिंग इसीलिए हुआ ताकि इसको सब जगह कॉमन नेम से यूज किया जा सके। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत कॉमनली आपके यूज में आएगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन जो है इट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रायर टू नोमेनक्लेचर। तो पहले ऑर्गेनिज्म जब आया, जब ऑर्गेनिज्म करना टेक्सोनॉमी स्टार्ट हुई, उससे पहले नोमेनक्लेचर से पहले आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट वाली स्लाइड में कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये कॉर्डेट्स है, ठीक है, या ये कौन सी जीनस का है, किसको बिलोंग करता है, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर हुआ। आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली एज द नेम सजेस्ट इट, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई, प्रॉपरली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है वो अभी हम पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो उन कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को पुट करना, ठीक है, किसके बेसिस पर? उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर। इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ठीक है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है वो अभी हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उसमें आती हैं। नेक्स्ट है टेक्सॉन। टेक्सॉन इज कंक्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा है, बट देन मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट होगा स्पीशी से और एंड होगा किंगडम पे। किंगडम एक्चुअली में एंड तो लाइफ पे होगा, बट देन यस, किंगडम लास्ट कैटेगरी है जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो किंगडम में एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्लांटे,
और किंगडम में दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये प्लांटे और ये एनिमेलिया, ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं एक किंगडम के। ठीक है, तो ये किंगडम, स्पीशी के बाद में आएगा जीनस, जीनस के बाद में आएगा फैमिली, फाइलम, क्लास, किंगडम, ये सारे जो हायरार्की में जो ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं कैटेगरी, इनको हम बोलते हैं कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक रैंक। ठीक है, तो इसके हिसाब से किंगडम भी क्या हुआ, आइदर कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक रैंक। लेकिन किंगडम के अंदर जो किंगडम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांटे या फॉर एग्जांपल एनिमेलिया, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे टैक्सॉन। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, दैट इज नोन एज टैक्सॉन। नीट एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यूज में आता है, जहां पर ये पूछते हैं कि ये टैक्सॉन है या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या इनमें से कौन सा टैक्सॉन नहीं है। तो अगर आपको ये क्लियर है कि कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, कौन सा टैक्सॉन है और कौन सा स्पीशी है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आइडेंटिफाई करना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स क्या हैं, ये ग्रुप्स है कैटेगरीज, और इनके अंडर में जो ग्रुप्स आते हैं दे आर नोन एज टैक्सॉन। ओके, इसके बाद आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें टैक्सोनॉमी आती है अलॉन्ग विद देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी में हमने देखा क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, टैक्सोनॉमी में नोमेनक्लेचर आता है, टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, तो ये सब और उन ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी वो कहां से इवोल्यूशन हुए, उनके एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन विद देयर एंसेस्टर ऑर्गेनिजम्स, ये सब आता है सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीशीज। तो स्पीशीज किसको बोलते हैं हम, स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मींस बेसिक सिमिलैरिटीज। ठीक है, एक ही तरह की स्पीशी में एक ही तरह की सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, जैसे हम सेपियंस बोले, ह्यूमन बींग्स, तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज क्या होगी हमारे में, दो, सिंपल मीनिंग है नामकरण, राइट, इट इज नेमिंग ऑफ समथिंग। तो लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स मे नॉट बी अप्लाइड एट ग्लोबल लेवल। यस, बिकॉज क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हम उनको ग्लोबल लेवल पे, हम इसीलिए अप्लाई नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल पे क्योंकि हर जगह, हर प्लेस पे हर चीज का नाम, नेमिंग अलग अलग होता है। अगर हम लोकल नेम की बात करें, अगर हम खाने की भी बात करें, तो खाना भी एक ही पर्टिकुलर चीज एक स्टेट में उसका दूसरा नाम होगा, दूसरे स्टेट में उसका दूसरा नाम होगा। ठीक है, प्लांट्स भी एक स्टेट में उसका दूसरा नाम होगा लेकिन दूसरे स्टेट में उसका दूसरा नाम होगा। तो अगर हम एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री में भी लोकल नेम्स कॉमन नहीं होते, एक कंट्री में भी लोकल नेम्स अलग अलग होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की जहां पे बात आई, जहां पे टैक्सोनॉमी की बात आई, वहां पर ऑर्गेनिजम्स को कॉमन नेम देना बहुत जरूरी हो गया, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो गई कि ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दिया जाए, साइंटिफिक नेम दिया जाए सो दैट उनका आइडेंटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस जो है वो ग्लोबल लेवल पे आ जाए और पूरे वर्ल्ड में उनको एक ही नाम से देखा जाए या एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, दैट इज व्हाई ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय ICBN एंड ICZN। अब नोमेनक्लेचर में अभी कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर आइडेंटिफाई होता है, सपोज, ठीक है, अभी तो सबका नोमेनक्लेचर हो चुका है जो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन अगर किसी नए ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके लिए जो रूल्स बनते हैं वो रूल कौन बनाता है,
ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, and I think I have written wrong here. It is not botanical, it is zoological. Z is zoological. International Code for Botanical Nomenclature and International Code for Zoological Nomenclature. तो ICBN और ICZN दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नोमेनक्लेचर के रूल्स प्रोवाइड करती हैं कि ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर जो है वो किस बेसिस पर होना चाहिए, कौन से ग्रुप में उनको रखना चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होती है, एंड हाउ दे शुड बी नेम्ड, ताकि उनका जो नोमेनक्लेचर है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. ठीक है. Now binomial nomenclature. What do you mean by binomial nomenclature? तो nomenclature में सबसे important part है binomial nomenclature. Binomial nomenclature means bi is two, nomial is name. Binomial nomenclature में organisms को दो नाम में नाम उनके रखे गए. ठीक है. फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. जैसे हमारा होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सेम वे ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. नाउ फर्स्ट नेम क्या होता है? फर्स्ट नेम होता है जीनस. ठीक है. और सेकंड नेम क्या होता है? स्पीशीज. ठीक है. पहला नेम होता है जीनस, सेकंड नेम होता है स्पीशीज. दिया किसने था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आप मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, एंड ही इज द वन हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. तो ही इज लिनियस. ओके. So you can see he is carrying this flower because he was very much interested in nomenclature. Organisms में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे वो. ठीक है. अब nomenclature के रूल्स क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमने बात की, उसके कुछ रूल जो अभी भी फॉलो होते हैं. ठीक है. सबसे पहला है लैटिन वर्ड और इटैलिसाइज्ड. तो नोमेनक्लेचर अगर सिस्टम पे होता है, लिखा जाता है नोमेनक्लेचर के नेम्स. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैंने होमोसेपियंसी बोला, ठीक है. तो अगर मैं इसको टाइप करती हूं यहां पे, तो इट शुड बी इन लैटिन वर्ड्स. और अगर मैं इसको बुक में लिखती हूं और बुक प्रिंट होती है, तो इट शुड बी इटैलिसाइज्ड. सबसे पहला रूल ये है. ठीक है. सेकेंड है अंडरलाइंड. बायनोमियल नेम और ये जीनस और स्पीशीज, राइट वाला पार्ट जीनस होता है, लेफ्ट वाला पार्ट स्पीशीज होता है. ठीक है. फोर्थ है जीनस कैपिटल, स्पीशीज स्मॉल लेटर. ये हमको हमेशा याद रखना है. हम हमारा नाम लिखते हैं तो कैसा होता है, दोनों वर्ड्स हम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैपिटल में लिखते हैं. लेकिन जब नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स का होता है तो जीनस हमेशा कैपिटल में होता है, जैसे कि मैंने लिखा है, और स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर में होता है. ठीक है. नेक्स्ट है शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस. तो मैंने आपको बोला कि ICBN और ICZN जो नोमेनक्लेचर के रूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, वो इसीलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि उसका नाम जो है वो इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस. ये वो लोग डिसाइड करते हैं कि इट इज शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस और नॉट. ठीक है. इस तरह के दो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लेवल पर इसीलिए बनाई गई हैं. ठीक है. क्योंकि नोमेनक्लेचर जितना इजी होगा उतना ही इजीली सब उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑथर इन लास्ट एज एब्रिविएशन. तो लास्ट में ऑथर का नाम एब्रिविएशन में LINN डॉट, जिसने नोमेनक्लेचर दिया है, ये भी लगता है. ठीक है. ओके. नाउ बेसिस फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अभी हमने बोला कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, देन हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स.
तो उसका बेसिस क्या है? इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स है। बट ऑन व्हाट बेसिस हम उनको क्लासिफाई करते हैं? क्या उसकी क्या कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिनको हम ध्यान में रखते हुए, पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज टाइप ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा सेल है वो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल इज without membrane and eukaryotic is with membrane। तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह में हुआ करते थे, और यूकैरियोटिक जो है वो मॉडर्न सेल्स होते हैं, या जिसे बोलिए कि हायर लेवल के जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो इसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। सेकेंड है नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर इज वन सेल, तो n नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वन सेल के हैं, ठीक है। और मल्टीसेल्युलर इज मोर देन वन सेल, तो मोर देन वन सेल भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मोर देन वन सेल ऑर्गेनिजम्स में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक और क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी नोमेनक्लेचर होता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, फूड बनाते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फ्रॉम सनलाइट, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सेकेंड इज हीटोट्रॉप्स, नॉन फोटोसिंथेटिक, जो कि डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं फॉर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए हीटोट्रॉप्स जो है ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। और फूड चेन में हीटोट्रॉप्स की बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है हायरार्की होती है, ठीक है। कार्निवोर्स, बिगर कार्निवोर्स, देन ओमनिवोर्स, ठीक है ना। और लास्ट जो है जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में, मल्टीसेल्युलर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में, जिनमें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ये सिर्फ एक तरह के ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। अगर यूनिसेल्युलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप के और बहुत अलग अलग एरियाज में सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी बहुत टाइप के होते हैं। तो किस तरह का उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? कुछ ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट टिश्यू के बाद में सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल के बाद में डायरेक्ट सिस्टम होता है। तो कई स्टेप्स कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिस होते हैं, टिश्यूज ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स कैसे हुआ है और क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, इसके बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो देखिए अब हम आते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की पे। हमने देख लिया क्लासिफिकेशन होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब रैंक, हायरार्की मतलब रैंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है अभी हम देख रहे हैं, ये हम रेड फॉक्स का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है।
रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम है वल्प्स वल्प्स, ठीक है। इसमें जो वल्प्स है दैट इज जीनस, और सेकंड वल्प्स, इसमें स्पीशीज भी इसकी वल्प्स है। नोमेनक्लेचर में कई बार थर्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आता है, जिसे हम बोलते हैं, जहां पर थर्ड जो कैटेगरी जो क्लास होती है या कैटेगरी होती है दैट इज सब स्पीशीज, ठीक है। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स में वो भी आता है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, देखिए स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। तो ये इंडिविजुअली एक एक करके क्या है, ईच एंड एवरी ऑफ देम इज टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी, ठीक है। तो ये डोमेन भी एक कैटेगरी है, किंगडम भी एक कैटेगरी है, फाइलम भी एक कैटेगरी है, क्लास भी एक कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है, फैमिली भी एक कैटेगरी है, जीनस भी एक कैटेगरी है और स्पीशीज भी एक कैटेगरी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रेड फॉक्स है इसके कौन कौन सी कैटेगरीज में आता है। तो सबसे पहले ये स्पीशी है वल्प्स, ये जीनस है, वल्प्स जीनस का मेंबर है, फैमिली है कैनिडी, ऑर्डर है कार्निवोरा, क्लास है मैमेलिया। तो स्टूडेंट्स मैमेलिया क्लास के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें पता है। फाइलम है कॉर्डेटा, दैट मीन्स बैकबोन है, किंगडम है एनिमेलिया और डोमेन है यूकैरिया या यूकैरियोट, ठीक है। और इसके ऊपर आती है लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। अब इस पर्टिकुलर किंगडम की अगर आप बात करें एनिमेलिया की, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हायरार्की ऊपर ऊपर जाएगी वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। अगर हम किंगडम की बात करें, हो सकता है कि जीनस में मैक्सिमम, देखिए यहां पर जो किया है सीरीज जो दी आपको दी है यहां से स्पीशीज से लेके किंगडम तक की, तो जो स्पीशीज है मैक्सिमम स्पीशीज की मैक्सिमम क्वालिटीज मैच होती हैं वो एक जीनस में आती हैं, जिनकी दूसरी क्वालिटीज मैच होंगी वो दूसरे जीनस में आएंगी, ठीक है। तो यहां पर सिमिलैरिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे जैसे किंगडम पे आएगा तो सिमिलैरिटी मिनिमम हो जाएगी। हो सकता है कि एक किंगडम में दो ऑर्गेनिज्म हैं और उसमें एक ही सिमिलैरिटी है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें दो भी कोई सिमिलैरिटी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटे में प्लांट भी आता है, किंगडम प्लांटे में साइनोबैक्टीरिया भी आता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये प्लांटे क्या है, किंगडम, इसमें प्लांट भी आते हैं, प्लांट्स, और साइनोबैक्टीरिया भी आता है। व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्यों किंगडम प्लांटे में आता है? ये किंगडम प्लांटे में इसीलिए आता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है। किंगडम प्लांटे में अगर हम प्लांट्स की बात करें और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है, बोथ ऑफ देम हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसा जैसे जैसे लेवल ऊपर होता जाएगा, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम में जाते जाएंगे, डोमेन तक जाएंगे, तो डोमेन तो ठीक है, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम में आते जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटी कम होती जाएंगी। हो सकता है जीनस, एक ही जीनस की 5 स्पीशीज में 2 सिमिलैरिटीज हो या 3 सिमिलैरिटीज हो,
और देखिए स्पीशीज, सेम कैरेक्टर्स की स्पीशीज मिलके बनाती हैं जीनस, सेम कैरेक्टर के जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, सेम कैरेक्टर की 2-3 फैमिलीज मिलके बनाएंगी ऑर्डर, सेम कैरेक्टर के ऑर्डर्स मिलके बनाते हैं क्लास, सेम कैरेक्टर के क्लास मिलके बनाते हैं फाइलम, और सेम कैरेक्टर के फाइलम मिलके बनाते हैं किंगडम। ठीक है, यहां तक तो ये आपको आ गया। और इनमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है हमने पढ़ा था, टेक्सोनॉमी, along with evolutionary relationship। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले हम स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे। कौन सी स्पीशी है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस है, बायपेडल है, 2 लेग्स होते हैं हमारे, बायपेडल इज 2 लेग्स एंड हायर इंटेलिजेंस लेवल है, तो ये होमो सैपियंस स्पीशीज है। अब जीनस कौन सी है इसमें? जीनस ऑब्वियसली होमो सैपियंस हम ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं, लेकिन पहला जो वर्ड है उसका होमो, दैट इज जीनस। ठीक है, होमो मीन्स होमिनिड ग्रुप का, होमिनिड फैमिली का, विथ लार्ज ब्रेन एंड अपराइट पोस्चर। ठीक है, लार्ज ब्रेन होता है ह्यूमन बीइंग का, अपराइट पोस्चर मीन्स स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, तो ये हमारा ये भी करेक्ट हो गया। अभी फैमिली में होमोनिडे जिसकी हमने बात की, ठीक है, होमोनिडे में प्राइमेट्स होते हैं विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड बाइनोक्यूलर विजन। इसके बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर में प्राइमाटा, ह्यूमन बीइंग किस में आता है? प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स में वो मैमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है, बैकबोन होती है। ठीक है, दे कैन लुक फॉरवर्ड फ्रॉम देयर आईज और दे हैव ग्रास्पिंग फिंगर्स। ये कैरेक्टर्स जो है वो प्राइमेट्स में होते हैं। इसके बाद में क्लास है, क्लास कौन सी है? मैमलिया है। मैमलिया मतलब मैमल्स जिनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है और मैमरी ग्लैंड्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। और इसके ऊपर है फाइलम, फाइलम कॉर्डेट्स है। तो कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है या बैकबोन होता है। ठीक है, और ये किस में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म हो जो किंगडम एनिमेलिया में आता हो, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉमन है, या तो वो फैमिली कॉमन है उसकी, या फिर उसका जीनस कॉमन है, या फिर उसका ऑर्डर कॉमन है, या फिर उसका क्लास कॉमन है, या फिर उसका फाइलम कॉमन है। तो जरूरी नहीं है कि एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स में उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, इट इज नॉट देयर। ठीक है, तो एनिमेलिया का जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें 1 या 2 चीजें कॉमन होंगी दूसरे ग्रुप की। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी सिमिलैरिटी लेवल घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब, देखिए टेक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए। हम ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, और उन्हें हम संभालेंगे कैसे? तो जो आर्टिकल्स हेल्पफुल होते हैं आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के, उनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट चाहिए। हम क्लासिफाई कैसे करेंगे ऑर्गेनिजम्स का जब तक हमारे पास एड नहीं होगा? व्हाट इज एड? एड का मतलब ही सपोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होते हैं? हर्बेरियम, हर्बेरियम स्टोर हाउस होते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स के, जहां पर प्लांट स्पेसिमेंट ड्राई होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं शीट्स पे। बहुत बड़े बड़े शीट्स लिए जाते हैं, उन पर प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करके ड्राई किया जाता है और उनको वहां पर सेफ रखा जाता है। ठीक है, शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पूरी यूनिवर्स में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, IC इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल
नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN और ICZN ने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं उसके बेसिस पर शीट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो हर्बेरियम एक ऐसी प्लेस है जहां पर और टेक्सोनॉमी को प्रिजर्व किया जाता है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, तो यू कैन सी इस तरह की शीट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह की शीट्स में इस तरह से इनको ड्राई करके ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स बहुत सारे आपने देखे होंगे। बोटेनिकल गार्डन्स में बहुत सारी लिविंग प्लांट स्पीशीज को रखा जाता है, लिविंग प्लांट स्पीशीज को रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ गार्डन। तो प्लांट स्पीशीज को अच्छे से वहां पे रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गार्डन, गार्डन्स होते हैं बड़े बड़े और वहां पर प्लांट्स इस तरह से ग्रो किए जाते हैं और उनको संभाल के रखा जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर दिए हैं, रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये दो तीन एग्जाम्पल है जहां पर इस तरह से प्लांट्स को रखा जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन। तो यू कैन सी, देखिए बहुत ही सुंदर सा एक बोटानिकल गार्डन यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और स्पीशीज को, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्पीशीज इस तरह से ग्रो की जाती हैं कि उनको जब प्रिजर्व किया जाता है तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बोटेनिकल गार्डन आप जहां पर भी देखेंगे इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसे आर्टिफिशियली इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल एड है म्यूजियम। म्यूजियम का नाम हमने बहुत सुना है और बहुत कुछ देखा भी होगा। तो ये देखिए, ये डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स है। ठीक है, अभी डायनासोर्स, अब तो वी कैन नॉट सी डायनासोर, लेकिन यस डायनासोर को प्रिजर्व, डायनासोर्स की जो बोन्स हैं, फॉसिल्स हैं, उनको प्रिजर्व करके इस तरह से रखा जाता है म्यूजियम में। ठीक है, नॉट ओनली द स्पेसिमेन ऑफ डायनासोर, लेकिन और भी जो एक्सटेंट स्पीशीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कंडीशन में हैं, उनको, प्लांट्स और स्पीशीज को म्यूजियम्स में प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड स्पेसिमेन, एनिमल स्पेसिमेन, तो इनको कैसे रखा जाता है? आइदर उनको प्रिजर्व सॉल्यूशन में रखा जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेलिन 40%। ठीक है, उनको जो स्पेसिमेंस हैं उनको ड्राई स्पेसिमेंस की फॉर्म में भी रखा जाता है। ठीक है, और स्केलेटन भी रखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन दिखाया है। तो स्पीशीज का जो एनिमल्स हैं उनके स्केलेटन भी रखे जाते हैं इन म्यूजियम्स। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स वो जगह है जहां पर ऑब्वियसली जूलॉजिकल है तो यहाँ पर एनिमल्स ही होंगे। ठीक है ना, तो जूलॉजिकल पार्क्स जिसको हम जू भी बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन हर सिटी में मिल जाएगी जू। ठीक है, तो जू में ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है अंडर केयर। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं जू में, आपको पता है लायन भी होता है, टाइगर भी होता है, देन क्या नाम है, पोलर बेयर भी होते हैं, बेयर्स भी होते हैं, देन एलिफेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह से रखा जाता है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अलीपुर जू, कोलकाता जू, वेस्ट बंगाल, नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल जो स्पीशीज हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाता है, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं उनको भी जू में रखा जाता है। उसको ह्यूमन केयर के अंडर में इसीलिए रखा जाता है सो दैट दे कुड नॉट गेट एक्सटिंक्ट, और वो खत्म ना हो और उनको हम प्रिजर्व करके रख सके फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर टेक्सोनॉमी। अब हम की देख लेते हैं। की क्या होता है स्टूडेंट्स? की यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट डिससिमिलैरिटीज। अब प्लांट्स और एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं किस बेसिस पर? उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। ठीक है, आइदर उनमें सेम क्वालिटीज होंगी या उनमें डिफरेंट क्वालिटीज होंगी। आइडेंटिफिकेशन तो दो ही बेसिस पर होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। तो आपने दो टर्म सुने होंगे, फ्लोरा एंड फौना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स होते हैं
उनका हैबिटेट मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, ठीक है, जो उनका जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, जितनी सनलाइट की उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दैट इज हैबिटेट। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, आप डेजर्ट्स में थॉर्न्स मिलेंगे आपको, ठीक है, दे कैन सर्वाइव ओवर देयर, वो उस टेम्परेचर को, उस वाटर स्कैरसिटी को दे कैन टॉलरेट, ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे रोज का प्लांट लगाओगे तो इट विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो फ्लोरा उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर डेजर्ट की फ्लोरा अलग होगी और फ्लोरा किसी पर्टिकुलर और बड़ी दूसरी सिटी की या दूसरी प्लेस की अलग होगी जहां पर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होगा, ठीक है। तो फ्लोरा क्या होती है? हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, वहां के जो प्लांट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन और हैबिटेट एक पर्टिकुलर एरिया का। फौना क्या होती है? हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स इन अ गिवन एरिया। तो अगेन डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं। डेजर्ट में कौन मिलते हैं हमको? कैमल्स मिलते हैं इजीली, ठीक है। तो हैबिटेट उसका ड्राई होता है, सैंड में दे कैन वॉक, उनके पैरों का इस तरह से पैडेड होते हैं उनके लेग्स, ठीक है, ताकि वो सैंड में चल सके, ठीक है। उनकी बॉडी में, उनके बैक में हम्प होता है जहाँ पे वो खूब सारा पानी और खाना स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार में वो बहुत सारा लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन ड्रिंक एंड आफ्टर दैट दे कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स आफ्टर दैट, ठीक है। तो उनका हैबिटेट, दैट मीन्स इतनी गर्मी में भी देयर बॉडी इज मेड लाइक दैट कि उनको इतनी गर्मी भी इफेक्ट नहीं करती। और उसका डिस्क्रिप्शन, उनकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन, उनकी सर्वाइव दिस थिंग न्यूट्रिशन का डिस्क्रिप्शन, उनकी हैबिटेट का डिस्क्रिप्शन, उसको बोलते हैं फौना, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कि हर पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, हर पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही मिलते हैं आपको। प्लांट्स भी उसी पर्टिकुलर टाइप के मिलेंगे, एनिमल्स भी आपको उसी पर्टिकुलर टाइप मिलेंगे। तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक और की है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। मोनोग्राफ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिमेन साइटेड एंड कॉमन नेम्स एक्सेट्रा। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप। अब उसमें एक कैटेगरी भी हो सकती है, उसमें एक टेक्सोन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैनुअल क्या होता है, सॉरी मोनोग्राफ क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर कोई सा भी ग्रुप, आइदर वो कैटेगरी हो और वो टेक्सोन हो, ठीक है, उसकी स्टडी, उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी आती है, उसकी एनाटॉमी आती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके स्पेसिमेन साइटेड आते हैं या फिर उसके कॉमन नेम्स आते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल एक और की है जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल्स का मतलब होता है, मैनुअल एक तरह की हैंडबुक होती है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, कि उस एरिया में कितनी फैमिलीज हैं, कितने जीनस हैं, कितनी स्पीशीज हैं, कितने कीज हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मोनोग्राफ में और मैनुअल में क्या डिफरेंस है? ये एग्जाम में आता है आपका, ये नीट एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मोनोग्राफ और मैनुअल का डिफरेंस बहुत ही कॉमनली आता है और की भी पूछा जाता है कभी कभी, की क्या होता है। तो मोनोग्राफ और मैनुअल दोनों एक टाइप के कीज है, ठीक है, ये दोनों ही कीज है, ठीक है। तो की क्या होता है? की हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्गेनिज्म की। मोनोग्राफ हम क्यों यूज करते हैं? मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनोग्राफ में देखें तो हम मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं। प्लांटे, किंगडम प्लांटे, तो प्लांटे का डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, देन कॉमन नेम्स एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। और मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स में पूरे एरिया का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मोनोग्राफ और मैनुअल में। So students, that's all about the living world. So thank you.